आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय के पन्ने पलटने वाले हैं वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारा अपना इतिहास है। सोचने वाली बात है कि आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान बस गुफाओं से बाहर निकलना सीख रहा था, बस्तियां बसाना शुरू भी कर रहा था। हाँ, तब एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसने आज के आधुनिक महानगरों के लिए भी अर्बन इंजीनियरिंग या कहीं शहरी वास्तुकला का एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। और आज की इस चर्चा का आधार कुछ बहुत ही विस्तृत प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और नोट्स हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इस सभ्यता के तकनीकी और वैज्ञानिक विकास की बहुत गहरी जानकारी दी गई है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना या तारीखें याद करना नहीं है। हम ये समझेंगे कि उस समय की तकनीक, विज्ञान और जो रहस्य हैं वो आज की दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सफर सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते। 1856 का जिक्र आता है और रेलवे लाइन वाला वाकया। हाँ, कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और वहाँ बर्टन बंधु काम कर रहे थे। ट्रैक बिछाने के लिए उन्हें मजबूत ईंटों की जरूरत थी और खुदाई में उन्हें वो मिल भी गई। अचानक से उन्हें जमीन के नीचे पुरानी पक्की ईंटें मिलने लगी और उन्हें लगा कि ये कोई पुराना खंडर होगा और उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें ऐतिहासिक ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन का बेस बनाने के लिए कर लिया। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की ईंटों पर ट्रेन दौड़ा दी। बिल्कुल। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या उखाड़ रहे हैं। लेकिन फिर असल खोज कब शुरू हुई? समझने में दुनिया को कई दशक लग गए। 1921 में जाकर दयाराम सहाली ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वो पहला शहर था। सही कहा। और फिर 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो ढूंढ निकाला। और 1924 में जब जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इसकी घोषणा की तो भारतीय इतिहास अचानक से 2000 साल पीछे चला गया। ये सच में कमाल है। दुनिया मानती थी कि मिस्र और मेसोपोटामिया ही सबसे पुराने हैं, लेकिन इस घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इसका पुराना होना नहीं है, वो है इसका विशाल आकार। फैलाव बहुत ज्यादा था। ये लगभग 13 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी। अगर हम इसके चारों कोनों को देखें तो उत्तर में चिनाब नदी के पास मांडा से लेकर दक्षिण में प्रवरा नदी के पास दैमावाद तक, और पूर्व में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में दश्त नदी के पास सुतका गंडोर तक। ये कोई छोटी रियासत नहीं थी, एक पूरा साम्राज्य था। और हरियाणा का राखी गढ़ी तो करीब 550 हेक्टेयर में फैला था, जिसे सबसे बड़ा महानगर माना जाता है। इतने बड़े इलाके में टाउन प्लानिंग करना कोई मजाक नहीं है। आज हम न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ के नक्शे देखकर कहते हैं कि वाह क्या 90 डिग्री का ग्रिड सिस्टम, लेकिन हड़प्पा में ये हजारों साल पहले से था। बिल्कुल। उनकी मुख्य सड़कें एक दूसरे को एकदम समकोण पर काटती थी। और ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं था, बल्कि हवा चलने पर सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। प्राकृतिक सफाई। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण का उनका तरीका कितना आधुनिक था। वो कैसे? आज हमारे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ घरों के दरवाजे पीछे की गलियों में खुलते थे, ताकि मुख्य सड़क के ध्वनि प्रदूषण और धूल से बचा जा सके। एकदम सही। और शहर का जो विभाजन था वो भी बहुत सोच समझकर किया गया था। हाँ, शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा था। एक दुर्ग जिसे सिटाडेल कहते हैं और दूसरा निचला नगर, जो पक्की ईंटों और बेहतरीन वास्तुकला का सबूत है। और सफाई को लेकर उनकी जागरूकता तो समकालीन सभ्यताओं में कहीं और देखने को ही नहीं मिलती। ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। दुनिया का बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। हर घर की छोटी नालियां मुख्य सड़क की बड़ी नाली में जाके मिलती थी। और कमाल की बात यह है कि वो सब ढकी हुई थी। हाँ, नालियों को जोड़ने के लिए बाकायदा जिप्सम का उपयोग किया गया था, ताकि पानी का रिसाव न हो। और सफाई के लिए जगह जगह मैनहोल भी बने थे। आज के हमारे नगर निगमों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। थोड़ी सी बारिश में आज शहर डूब जाते हैं। उन्होंने इसका पक्का इंतजाम किया हुआ था। एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती वो ये कि हजारों मील दूर भी ईंटों का आकार एक जैसा कैसे था। यही तो मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन का चमत्कार है। ईंटों का अनुपात हमेशा 4:2:1 ही मिलता है। 4:2:1। हाँ। बिना किसी मॉडर्न कम्युनिकेशन के। हाँ।
ये एक बहुत ही मजबूत केंद्रीय प्रशासन की ओर इशारा करता है। कोई तो ऐसा सिस्टम था जो पूरे इलाके में लागू था। मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के बारे में भी स्रोतों में बहुत अच्छी जानकारी है। द ग्रेट बाथ, हाँ, वो एक अद्भुत संरचना है। उसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटमिन का लेप लगाया गया था। उस जमाने में वाटरप्रूफिंग, ये उनकी रासायनिक समझ को दिखाता है। और स्नानागार के साथ साथ वहाँ अन्नागार या ग्रैनरीज भी मिली हैं। अनाज के गोदाम, हाँ, जो अकाल या किसी प्राकृतिक संकट के समय बफर स्टॉक का काम करते थे। तो ये एक तरह से व्यवस्थित टैक्सेशन सिस्टम का सबूत है। बिल्कुल, लोग शायद अनाज के रूप में टैक्स देते थे। अर्थव्यवस्था से मुझे उनका व्यापार याद आ रहा है। वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम चलता था ना वहाँ। हाँ, क्योंकि मुद्रा या सिक्के नहीं मिले हैं। और दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भी तो उन्हीं को जाता है। सही कहा। यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे, जो सिंधु से बना है, और मेसोपोटामिया के लोग उन्हें मेलुहा कहते थे। उनका व्यापारिक नेटवर्क बहुत मजबूत था। गुजरात का लोथल उनका एक प्रमुख बंदरगाह था। वहाँ से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। अफगानिस्तान के शाटूगही से लाजवर्द नाम की नीले पत्थरों का व्यापार होता था। लैपिस लाजुली बहुत ही कीमती पत्थर है वो। और चनुदड़ों में मनके यानी बीड्स बनाने के बड़े कारखाने थे। अब क्योंकि व्यापार इतना बड़ा था तो नापतोल भी सटीक होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बहुत ही पक्की व्यवस्था की थी। व्यापार में धोखाधड़ी रोकने के लिए चट पत्थर से बने घनाकार बाट होते थे। और वो बाट 16 के गुणज में होते थे। 16, 64, 160 ऐसे। ये 16 का अंक तो भारत में बहुत लंबे समय तक चला है। 1 रुपए 16 आने वाला सिस्टम। ये हमारी संस्कृति की निरंतरता को दिखाता है। लोथल से हाथी दांत का एक स्केल भी मिला है जो उनकी मापन की सटीकता बताता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कांस्य युगीन लोग थे। तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी उन्नत सभ्यता, ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे? ये एक बहुत ही संवेदनशील और पुराना सवाल है जिस पे काफी बहस हुई है। स्रोतों में राखीगढ़ी की 2019 की डीएनए रिपोर्ट का जिक्र है, एक महिला कंकाल का। हाँ, कंकाल I6113। उसका जो डीएनए टेस्ट हुआ उसने कई पुरानी धारणाओं को बदल दिया। तो क्या कहती है वो रिपोर्ट? निष्पक्ष होकर अगर हम इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को देखें तो इसमें स्टेपी यानी मध्य एशियाई जीन बिल्कुल नहीं मिले। मतलब वो बाहर से नहीं आए थे। वैज्ञानिक साक्ष्य यही बताते हैं कि हड़प्पा के लोग स्थानीय थे, स्वदेशी थे। उन्होंने खेती की शुरुआत भी स्वतंत्र रूप से की थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर विज्ञान ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जेनेटिक्स के आने से इतिहास को देखने का नजरिया और साफ हो गया है। लेकिन अगर वो इतने उन्नत थे, इतने बड़े इलाके में फैले थे, तो इतनी शानदार सभ्यता का पतन कैसे हो गया? ये कोई एक दिन या रात की घटना नहीं थी। कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, स्रोतों के अनुसार 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका बहुत ही धीमा पतन शुरू हुआ। इसके पीछे मुख्य रूप से पारिस्थितिक कारण थे। इकोलॉजिकल रीजंस। जैसे मार्शल और मैके जैसे इतिहासकारों का मानना था कि मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आती थी। लेकिन सिर्फ बाढ़ से तो पूरा साम्राज्य तो नहीं खत्म हो सकता। इसीलिए ऑरलस्टाइन का शोध ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन और वर्षा में भारी कमी हुई। मॉनसून कमजोर हो गया। हाँ, और टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से सरस्वती और घग्गर जैसी प्रमुख नदियां सूखने लगी। और पानी के बिना तो कृषि संभव ही नहीं है। बिल्कुल, नदियों के सूखने से कृषि का विनाश हो गया और लोगों को मजबूरन शहर छोड़कर पलायन करना पड़ा। तो अब आक्रमण को नहीं बल्कि जलवायु बदलाव को ही पतन का मुख्य कारण माना जाता है। सही कहा आपने। अगर हम पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो इस सभ्यता ने दुनिया को सच में शहर बसाना सिखाया। उनकी सफाई, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व उनके मूल मंत्र थे। सभ्यता भले ही खत्म होगी लेकिन उसकी संस्कृति भारत में आज भी जीवित है। हाँ, चाहे वो बैलगाड़ियों का डिजाइन हो, गहने हो या 16 का वो अनुपात, वो सब आज भी हमारी परंपराओं में दिखता है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हमने बात की कि ये एक बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता थी। इतने बड़े इलाके में हथियारों के जखीरे बहुत ही कम मिले हैं, ना के बराबर मिले। तो विचार करने वाली बात यह है कि बिना किसी विशाल सेना के, बिना घातक हथियारों के खौफ के, एक प्रशासन ने 20 लाख वर्ग किलोमीटर के इतने बड़े इलाके में ईंटों के आकार से लेकर बाटों के वजन तक का इतना सटीक स्टैंडर्डाइजेशन लागू कर दिया। ये कैसे किया होगा? क्या दुनिया का सबसे सफल और बड़ा प्रशासन बिना हथियारों के
सिर्फ आपसी विश्वास और व्यापार के दम पर चलाया जा सकता है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आज की दुनिया उनसे ये शांति का पाठ सीख सकती है? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।